Hello students, myself Vishi Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में हम फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो में भी हम 10 MCQ तैयार करेंगे। ये हमारा थर्ड सैम्पल पेपर है। बाय द वे, अगर आप पूरे 150 क्वेश्चन एक साथ तैयार करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अवेलेबल है, वो आप फ्रीली डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको मिलेगा वो है ABC एनालिसिस इज a system of profit planning, a technique of financial analysis, a technique of inventory control और a technique of profit determination। तो आपको अगेन इसमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आया। ये पूछ रहा है कि ABC एनालिसिस क्या होता है, तो मैं आपको उसका फुल फॉर्म देता हूँ। A है ऑलवेज, B है बेटर और C है कंट्रोल। यानी एक ऐसा एनालिसिस जिसमें बेटर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अभी भी कोई आइडिया नहीं लगा? तो ये आपकी एक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है। जब आप कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल कंट्रोल वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ स्टॉक की लागत को कैसे कंट्रोल करें, तो एक होता है वहाँ पे जिसको अपन कहते हैं ABC विश्लेषण, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। होता क्या है कि देखिए, स्टॉक में 100 तरह की आइटमें होती हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि सारी आइटमें इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। कुछ आइटमें ऐसी होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और ख़ास करके कुछ आइटमें ऐसी भी हो सकती हैं जिनका वेट या क्वांटिटी बहुत कम हो लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। यानी क्वांटिटी कम हो और वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, उसे आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं। बिल्कुल उल्टा सोचे तो ऐसी वस्तुएँ होंगी जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो लेकिन जिनकी वैल्यू बहुत कम हो। तो प्रबंध या जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो ऐसी वस्तुओं पे देता है ध्यान अपना जो A ग्रेड में कैटेगराइज हो, ठीक है, उन पे वो ज़्यादा ध्यान देता है, उन पे ज़्यादा फोकस करता है। और जो C ग्रेड वस्तुएं हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, या उस पर आपका जो लोअर मैनेजमेंट है वो ध्यान देता है। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है। तो इसका क्वेश्चन यही था कि ABC विश्लेषण ये कहाँ का टॉपिक है। क्या ये प्रॉफिट प्लानिंग से संबंधित है, क्या ये वित्तीय विश्लेषण से संबंधित है, कि क्या इसका संबंध स्टॉक नियंत्रण से है, या ये लाभ निर्धारित करने की एक तकनीक है। तो इसका संबंध स्टॉक नियंत्रण से है। ठीक है सर। और मैं हमेशा की तरह आपको कहूँगा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन आते ही स्क्रीन पॉज कर लिया करें, खुद ही क्वेश्चन पढ़ें, खुद ही इसका आंसर सोचें और फिर जो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे आप सुन लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। ऑप्शन देखते हैं और अपन समझेंगे कि फाइनल स्टेज पे क्या होता है। ए कहता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले ए ऑप्शन में लिखा है सूचनाओं का विश्लेषण व निर्वचन। बी में लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संप्रेषण। सी में लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ फिगर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है चौथे पॉइंट में प्रिपरेशन ऑफ समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी। तो आप जानते हैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है जिसको अपन वर्गीकरण कहते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद समरी तैयार होती है, ठीक है। समरी के बाद अपन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके बाद उसे यूजर्स तक पहुंचाया जाता है। तो मैंने बातों बातों में इशारा दे दिया है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो इसका लास्ट स्टेप होता है। वैसे अभी मैं हिंट भी पढ़ूंगा, मैं आप पूरा प्रोसेस समझ पाएंगे कि पूरा अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलता है और इन्फॉर्मेशन फाइनली जनरेट होके फाइनली क्या होता है। तो फाइनली वो जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग में, आप जानते हैं इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो बी इसका आंसर रहेगा। बाय द वे, पूरा ये होता है कि सबसे पहले कोई लेन देन होता है, कोई ट्रांजैक्शन होता है वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित, फिर उसका जनरल में लेखा होता है, जब जनरल नहीं बनती तो सब्सिडरी बुक्स में लेखा होता है, फिर खाता बही में खाते को ले जाते हैं, फिर बैलेंस किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रेडिंग P&L बनता है, कुछ संस्थाएं P&L एप्रोप्रिएशन बनाती हैं, बैलेंस शीट बनती है, उसके बाद उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है जिसमें जिनको अपन फाइनेंशियल एनालिसिस वाले टॉपिक्स कहते हैं।
ठीक है, जहाँ पे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस वगैरह वगैरह होता है। फाइनली सूचनाओं का संप्रेषण होता है और उसके बाद जो उपयोगकर्ता होते हैं वो उचित तरह से निर्णय लेते हैं, अपना डिसीजंस वो इंफॉर्मेशन के बेस पे लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें जो हमारा लास्ट स्टेज था वो था सूचनाओं का संप्रेषण। अतः यहाँ स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में से सूचनाओं का संप्रेषण जो है वो लेखांकन का अंतिम चरण है। 19th क्वेश्चन, A, B and C are partners. They admit D as a partner and guarantee that his share of profit shall not be less than ₹20,000 per annum. समझ में आता है कि A, B, C 3 साझेदार हैं, उन्होंने D को शामिल किया और उसे गारंटी देते हैं कि उसके लाभ का हिस्सा 20,000 रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होगा। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 रिस्पेक्टिवली, ये इनका रेशियो था। इफ टोटल प्रॉफिट फॉर अ ईयर वर ₹96,000, A's शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, वेल इसमें टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं और फाइनली हमसे A का हिस्सा पूछा है। तो कैसे करेंगे? पहले तो आप क्या करो, जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उससे आप नॉर्मल तरीके से बांट दो। जैसे 96,000 है और इनका जो रेशियो है, जैसे अगर मैं बात करूँ A की, तो A का हिस्सा हो गया 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, 4/12। अब इसका हिस्सा देखें तो A का हिस्सा आता है 32,000 रुपये, ठीक है। लेकिन आप जल्दी से अपना आंसर 32,000 मत दे देना, ये A का हिस्सा नॉर्मली होता। अगर B का हिस्सा देखें 96,000 में, तो इसका हिस्सा बनेगा 24,000 रुपये, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, कैसे करोगे? 96,000 इंटू 3/12। इसी तरह C का हिस्सा भी होता 24,000 रुपये और जो D का हिस्सा है वो होता, अगर अपन करें 2/12 के हिसाब से कैलकुलेशन, तो 16,000 रुपये। अब यहाँ तक ये पहले फेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमने जो प्रॉफिट 96,000 है उसे सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो डी को हमने प्रॉमिस किया था और हम उसे लाए थे तो 20,000 बोल के लाए थे, तो अब आपको इसके अंदर 4,000 रुपये और जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो आप 4,000 रुपये इसके अंदर जोड़ेंगे वो आपको ए में से, बी में से और सी में से लेस करने पड़ेंगे। तो जो 4,000 रुपये की शेयरिंग है या कहें सफरिंग है, या जो 4,000 की शॉर्टेज है वो बाकी लोगों को भुगतनी पड़ेगी। तो जैसे ए बी सी का आपस में रेशियो है 4:3:3, यानी इसका रेशियो हुआ 4/10, 4 3 7 और 3 10, ठीक है। तो अब इसके 1,600 रुपये कट गए गारंटी के चक्कर में। ऐसे ही बी के हिस्से में नुकसान आएगा और वो होगा 4,000 इंटू 3/10, यानी वहाँ पे नुकसान होता है आपका 1,200 और सी के हिस्से में भी नुकसान आएगा 1,200। बाय द वे हमसे केवल ए का पूछा है, तो यूँ समझो कि इस क्वेश्चन में गारंटी वाला लफड़ा ना होता तो ए के हिस्से में 32,000 रुपये आया होता, और गारंटी के चक्कर में 1,600 रुपये इसे भुगतना पड़ेगा। तो 32,000 में से 1,600 हटाएंगे तो आपका आंसर 30,400 रुपये आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए है, ठीक है। और मैं आपको हमेशा की तरह बार बार एडवाइस करूँगा कि आप जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आए पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। आपको आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर आप थोड़ा बहुत सुन लीजिए, ठीक है। और ये तो मैंने कुछ सेलेक्टेड रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, 10 एक क्वेश्चन वो लिए हैं, और पूरे 150 क्वेश्चन नीचे अवेलेबल हैं, उन्हें आप लगा के देखिए। अगर आप एक सिंसियर तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेकुनाज फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद विच प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग। तो एक सूत्र होता है जो कि ग्रेकुनास का सूत्र होता है, और ये संगठन यानी जो आपके मैनेजमेंट के कुछ मेन फंक्शन होते हैं, जैसे प्रबंध में मेन कार्य क्या होते हैं? नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अपन ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल वगैरह बहुत सारे काम होते हैं। तो संगठन के एक सिद्धांत को फॉलो करते समय आपको ग्रेकुनास का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वो फॉर्मूला ये है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेकिन इसका संबंध किससे है? क्या इसका संबंध हायरार्की यानी पद सोपान से है? क्या इसका संबंध स्पान ऑफ अटेंशन ध्यान का क्षेत्र से है? या इसका संबंध यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता से है? या इसका संबंध डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य विभाजन से है? तो इसका संबंध है ध्यान का क्षेत्र, दैट इज आप एक समय में कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए ग्रेकुनास ने सूत्र दिया था कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है
उस मैनेजर के पास उसके अंडर में 3 सबऑर्डिनेटेड है, ये मैनेजर है और इसके अंडर में 3 सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो इसे एक बार के लिए कितने लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसका सूत्र ये बनेगा, जैसे n ब्रैकेट में 2 का पावर n-1 -1। अब जैसे समझें इसको, यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे n की जगह 3 आ गया, यहाँ पे 2 हुआ, पावर 3 में से 1 चला गया तो 2 बच गया, ठीक है, -1। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसे एक तरह से 9 इसके संबंध इस्टेब्लिश हो गए, इसे 9 तरीके से उनके साथ संबंध निभाने पड़ेंगे, कभी ये आपके पास डायरेक्ट आएगा या क्या इस तरह का चलता है। तो क्रैकुनास का सूत्र जो है वो आपका स्पान ऑफ कंट्रोल से संबंधित है कि एक अधिकारी एक समय में कितने अधीनस्थों से डील करेगा, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व, इनमें से कौन सा पूंजी संचय नहीं है? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि कैपिटल रिजर्व कौन से होते हैं। ये वो होते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं। ऐसे प्रॉफिट जो कभी कभी होते हैं उनको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, उनसे जो रिजर्व क्रिएट होते हैं वो कैपिटल रिजर्व होते हैं। अब जो इशू ऑफ शेयर है वो कभी कभी होता है, उससे ऑब्वियस सी बात है जो हमें प्रीमियम मिलेगा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, का नेचर एक तरह से कैपिटल नेचर होगा, वो प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होगा, और जो रिजर्व क्रिएट होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है। तो ये तो है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। देखिए, कई बार कंपनी को रजिस्ट्रेशन से पहले ही कुछ प्रॉफिट हो जाते हैं। तो जनरली ऐसा होता है, कंपनी किसी का चलता हुआ बिजनेस परचेज करती है और बैक डेट से परचेज करती है, बैक डेट से परचेज करती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाद में होता है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि कंपनी को कुछ प्रॉफिट रजिस्ट्रेशन की पहले की अवधि से संबंधित हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। पर आपको सुनने से ही लग रहा है कि ऐसा तो कभी कभी होता होगा या बहुत रेयर होता होगा, तो ये भी कैपिटल रिजर्व होता है। मैं चौथे पे आ जाऊं, आप जो फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हो, और खास करके जब फिक्स्ड एसेट्स को आप उसकी कॉस्ट से ऊपर बेचते हो, कॉस्ट वैल्यू से भी ऊपर बेचते हो, तो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, और जो उससे बनेगा वो कैपिटल रिजर्व बनेगा। तो ये तीनों जो मैंने पढ़े वो कैपिटल रिजर्व के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ये जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है ये आपका कैपिटल रिजर्व नहीं है, ठीक है। रिजर्व 2 तरह के होते हैं, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व। तो इसका जो नेचर है वो जनरल रिजर्व काइंड ऑफ नेचर है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसका पर्पस स्पेसिफिक कर दिया है। हमने ये कह दिया है कि इस रिजर्व का इस्तेमाल हम लाभांश की रेट को इस्टेब्लिश करने में या कहें इक्वलाइज करने में करेंगे। जैसे क्या होता है, कंपनी के पास जब प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो कंपनी ने मान लीजिए 12% प्रॉफिट दिया, कंपनी ज़्यादा दे सकती थी पर कंपनी ने 12% दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगले साल कंपनी के पास इतने ही प्रॉफिट है कि कंपनी 10% दे सकती है, तो वो क्या करेगी, पुराने प्रॉफिट्स को यूज़ करते हुए 12% वापस दे देगी। तो वो एक डिविडेंड की रेट को मेंटेन कर लेते हैं। तो उसके लिए जो रिजर्व बनता है वो एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है। लेकिन बेसिकली ये ऑर्डिनरी प्रॉफिट से क्रिएट होता है, ऑर्डिनरी प्रॉफिट से क्रिएट होता है, तो इसका जो नेचर होता है वो जनरल रिजर्व होता है। तो यही इसका आंसर है, इट इज़ नॉट अ कैपिटल रिजर्व। एक और इसके बारे में बात सुन लीजिए। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि अंशों के प्रीमियम पे जो हमें अंशों के निर्गमन पे जो हमें प्रीमियम मिलता है वो कैपिटल रिजर्व होता है। समामिलन से जो पहले का लाभ होता है वो भी कैपिटल रिजर्व होता है। फिक्स्ड एसेट्स को हम सेल आउट करते हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व होता है। जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं और उसके बाद री इशू करते हैं और उससे जो हम कमाते हैं वो भी कैपिटल रिजर्व होता है। जबकि लाभांश समानीकरण संचय लाभ हानि खाते से सृजित होता है, अतः यह एक सामान्य संचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स आर ₹10,000, 1,000 एंड 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। तो एक एसेट की कॉस्ट दे रखी है, उसकी रीसेल वैल्यू दे रखी है और उसकी लाइफ दे रखी है। पहले वर्ष में संपत्ति पर वर्ष योग विधि के अनुसार हास की राशि क्या होगी। आपसे पूछा है डेप्रिसिएशन और आपका जो मेथड है वो है
SYDM। यहाँ S मतलब होता है सम, Y मतलब होता है ईयर, D मतलब होता है डिजिट और M मतलब है मेथड। तो बहुत सारे मेथड जैसे डेप्रिसिएशन के पॉपुलर मेथड तो आपके SLM और WDV मेथड है, पर आपके तो कोर्स में बहुत सारे मेथड हैं, तो उसमें ये भी एक मेथड है जिसका नाम है SYDM। इसमें क्या होता है, जैसे असेट्स की लाइफ मान लीजिए 3 साल है, तो अपन 3 साल को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या हुआ, 3 2 1, ठीक है। 3 साल की लाइफ थी तो उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा 3 2 1, तो उसका टोटल कितना हुआ 6, इसीलिए वर्ड आता है सम, ठीक है। तो आपको जैसे 10,000 की कॉस्ट है और 1,000 उसकी रीसेल वैल्यू है, तो आपको टोटल डेप्रिसिएशन लगाना है 9,000। तो आपको टोटल डेप्रिसिएशन 9,000 लगाना है, तो पहले साल में आप लगाएंगे 3/6, दूसरे साल में आप लगाएंगे 2/6 और तीसरे साल में डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे 1/6। तो अगर इसने पहले साल का पूछा है तो पहले साल का आंसर होगा 4500, और बाय द वे इसने दूसरे साल का पूछा होता तो कैलकुलेशन से आएगा 3,000, और अगर इसने तीसरे साल का पूछा होता तो आपका आंसर 1,500 रुपये रहता, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन ये जो वर्षों का योग विधि होती है इसको बोलते हैं वर्षों के अंकों की योग विधि, SYDM मेथड। उसमें क्या होता है, जैसे 3 साल लाइफ है तो 3 2 1 किया, 4 साल लाइफ होती तो 4 3 2 1 करते, और उस हिसाब से डेप्रिसिएशन काउंट होता है। तो सर जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं या नोटिफिकेशन आ जाता है तो एज़ यूजुअल सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि सर सैम्पल पेपर्स मिल जाएं तो बढ़िया हो जाए। तो बिल्कुल सर, सैम्पल पेपर्स हमने रेडी करने शुरू कर दिए हैं और 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर सैम्पल पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, तो करीबन 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सैम्पल पेपर मात्र 249 रुपीज़ की कॉस्ट में होंगे। तो अगर आप तैयारी कर चुके हैं, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं, आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाले हैं। इसके अंदर 120 क्वेश्चन जैसे कॉमर्स के रहते हैं वो हैं, और इसके अलावा 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी वाले आते हैं वो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। आंसर्स दिए गए हैं, यथासंभव उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हैं, और इंग्लिश भी कोई ऐसे बिल्कुल गूगल टाइप इंग्लिश नहीं है, जो प्रॉपर इंग्लिश या प्रॉपर हिंदी होती है। तो बहुत कोशिश की है अच्छे से, कोशिश ये भी की है कि क्वेश्चनों में रिपीटेशन ना हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन्स लें, हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल से लेकर टफ और बहुत टफ तक के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। तो डेफिनेटली 6 क्वेश्चन पेपर मैंने जस्ट अवेलेबल कराए हैं, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप देख के आइडिया लग सके। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगता है कि इनसे हमारी तैयारी अच्छी हो रही है, तो अगर 6 में इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है तो 50 में तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, और श्योर शॉट आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। तो जस्ट ये अवेलेबल है, ठीक है। 21 मई से ये फुल फ्लैजेड अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप उसके बाद वीडियो पे देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐप के अंदर ये अवेलेबल है, और अगर उससे पहले भी हैं तो जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं हमने इसको अपलोड कर दिया है, एंड दीज आर अवेलेबल फॉर सेल्स। सो जरूर जाइएगा, जरूर चेक कीजिएगा। शीट के अंदर 48 क्वेश्चन आपको मिलेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2 लाख आर रिडीम्ड एट पार, फॉर विच पर्पज फ्रेश इक्विटी शेयर आर इशूड फॉर ₹80,000 एट 10% प्रीमियम। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट वुड बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में इनके पास बेसिकली 2 लाख रुपए के शेयर्स थे जिनका इनको शोधन करना है, दैट इज़ ये पैसा हमें वापस करना है। देखिए अब क्या होगा, 2 तरीके हैं, या तो रिडम्पशन होता है प्रॉफिट से, दैट इज़ रिडम्पशन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, या तो कंपनी कमाएगी, तो या तो पैसा आता है प्रॉफिट से या रिजर्व से, या फिर कंपनी के पास जो पैसा आता है वो आता है इशू से, ठीक है। जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर को निपटाने के लिए इक्विटी शेयर इशू करेगी तो वहाँ से पैसा आता है। जनरली ये 2 सोर्स होते हैं, इनका मिक्स प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन में आपने 80,000 के शेयर इशू किए हैं, और लेकिन आपने वो प्रीमियम पे इशू किए हैं, यानी आपने 88,000 रुपये में शेयर इशू किए हैं। याद रखिएगा ये जो कैलकुलेशन मैं करने जा रहा हूँ इसके लिए आपको इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो लेनी है, यानी 80 और 88 में से आपको 88 नहीं लेना, आपको 80 पिक करना है। इससे ये समझ में आएगा कि 2 लाख रुपए का बंदोबस्त हमने कहाँ से किया, हमने मतलब कंपनी ने 80,000 का बंदोबस्त तो शेयर इशू से किया गया है,
और बाकी 1,20,000 का बंदोबस्त प्रॉफिट्स में से किया गया है, तो इतनी राशि CRR में जाएगी। तो इसका नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो CRR के अंदर 1,20,000 रुपये जाएगा और इसका आंसर बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एनुअल क्रेडिट सेल इज 18 लाख रुपया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट एंड डेटर टर्नओवर रेशियो इज 3, देन व्हाट अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन डेटर एट कॉस्ट फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वेल, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। ठीक है, आपको पता है कि बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, और तब तो वर्किंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए जब आप उधार देते हो। जैसे इस क्वेश्चन में आप बातें समझते जाना। आपका डेटर टर्नओवर रेशियो 3 गिवन है, डेटर टर्नओवर रेशियो 3 गिवन है, तो आप 12/3 करो तो ये आ गया 4 मंथ। 4 मंथ क्या है? ये 4 मंथ है आपका कलेक्शन पीरियड। आप डेटर से एक साल में 3 बार कलेक्शन करते हो, यानी डेटर से कलेक्शन में आपको करीबन 4 महीने लगते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, आपकी जो एनुअल सेल है वो 18 लाख है। अगर अपन इसे 12 से डिवाइड करें तो आपकी 1,50,000 रुपये आती है। ये आपकी मंथली सेल आती है। 1,50,000 से अगर आपकी मंथली सेल है तो इसका मतलब है कि 4 महीने में आपकी जो सेल है वो 6 लाख रुपए है। तो ये आपका 6 लाख रुपए अटक गया। इस तरह हमें समझ नहीं आ रहा। देखो, आप डेटर्स को उधार दोगे तो अपना माल उनको दोगे, वो पैसे आपको 4 महीने बाद देंगे। सही बात है, क्वेश्चन के हिसाब से वो पैसे आपको 4 महीने बाद देंगे, तो 4 महीने के लिए आपका पैसा अटक गया। तो आप उनको हर महीने 1.5 लाख की सेल करते हो, तो 4 महीने में आपके 6 लाख रुपए अटक गए। आप इसका आंसर 6 लाख रुपए भी लिख सकते थे। अगर इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप सेलिंग प्राइस पे करते तो डेटर्स में आपका जो पैसा फंसा हुआ है, हाउ मच डेटर्स, अगर वो पूछता है कि बताइए देनदारों की राशि कितनी है, तो 6 लाख रुपए है। लेकिन अपने को पता है कि अपन जो माल बेचते हैं उस पर प्रॉफिट कमाते हैं। आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 20% ऑन कॉस्ट। अब इसको अपन सॉल्व करें तो 20% का मतलब होता है 1/5। 25% का मतलब होता है 20/100, यानी 1/5 ऑन कॉस्ट। 1/5 ऑन कॉस्ट मीन्स होता है 1/6 ऑन सेल प्राइस। अभी क्वेश्चन में ये जो 6 लाख रुपए आपको दे रखा है, ये आपको सेल प्राइस दे रखा है, तो 6 लाख का 1/6 होता है 1 लाख रुपया। इसका मतलब है कि डेटर्स की वजह से हमारा 5 लाख रुपया ब्लॉक हो गया। हमारा अगर पूछे कि बैलेंस शीट में डेटर्स कितने दिखाए जाएंगे, तो 6 लाख रुपए दिखाए जाएंगे, लेकिन वो जो हमने उनको माल दिया है 6 लाख, तो हम उन पे मांगते हैं, पर उस माल के अंदर प्रॉफिट भी तो है, तो उसमें से आप प्रॉफिट हटा दो, तो आपका जो अमाउंट ब्लॉक हुआ है, जो पैसा फंस गया है, वो 5 लाख रुपए है। तो इसका आंसर 5 लाख रुपये आएगा। वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल है, इसको टेक्निकली बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल या कॉस्ट ऑफ डेटर्स, तो वो 5 लाख रुपए आएगा। 96 क्वेश्चन, द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज, बैंक से बुनाया गया बिल क्या है? एक कंटिंजेंट लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी, एक करंट एसेट्स या लायबिलिटी फॉर बैंक। देखिए, अगर मान लीजिए ये ए व्यक्ति है और इस ए व्यक्ति को बी व्यक्ति से बिल मिला, ठीक है, एक BR है जो हमें बी से रिसीव हुआ और हमें पैसे की ज़रूरत थी, तो हमने उसकी डिस्काउंटिंग करा ली। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी था, इसलिए हमने इस बिल का डिस्काउंटिंग करा लिया। यानी सपोज करो अगर बिल पे 3 महीना लिखा हुआ था, तो हमने बिल का पैसा 3 महीने पहले ही उठा लिया। अब हमने बैंक को क्या कहा होगा? डिस्काउंटिंग करते समय हमने कहा होगा कि पार्टी आपको पैसे दे देगी, आप हमें पैसे दे दो, और 3 महीने के बाद पार्टी ने प्रॉमिस किया है पार्टी आपको पैसा दे देगी। हो सकता है कि ये पे कर दे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है ये पैसा ना दे। अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो ये पैसा हमें बैंक को देना पड़ेगा, यानी हमारे ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। यानी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जो जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया था, जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी थी, वो पीछे हट जाए, तो फिर पैसा हमें देना पड़ सकता है। तो ये एक तरह से किस्मत पे निर्भर करता है। हिंदी में इसको बोलते हैं कि ये एक तरह से संयोग पर निर्भर करता है, तो इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं या संयोगिक दायित्व कहते हैं। ऐसा दायित्व संभव है, इसलिए इसे संभाव्य दायित्व कहते हैं। बाकी ये कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है।
ये कोई करंट एसेट नहीं है और बैंक के लिए तो हरगिज़ लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि बैंक ने तो उल्टा हमें पैसा दिया है। तो 3 महीने के बाद तो बैंक को पैसा मिलेगा, या तो उसे जो एक्सेप्टर है, जो बिल का एक्सेप्टर है वहाँ से पैसा मिलेगा, या जो जिसने डिस्काउंटिंग कराई है वहाँ से पैसा मिलेगा। तो जिसने भुनाया है बिल को वो उसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है। और कोई पूछे इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, तो इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बट बैलेंस शीट के नीचे जो फुट नोट होता है उस फुट नोट में इसे दिखाते हैं। तो बैंक में भुनाया गया बिल संभाव्य दायित्व होता है, क्योंकि स्वीकारक द्वारा जिसने प्रॉमिस किया था, अगर उसने देय तिथि पर अगर भुगतान नहीं किया तो भुनाने वाले को व्यक्ति को भुगतान करना पड़ सकता है। करना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं, करना पड़ सकता है। वैसे करंट लायबिलिटी वो होती है जिसको 1 साल के अंदर भुगतान किए जाने का इरादा है, और करंट एसेट्स ऐसा होता है जिसको 1 साल के अंदर वसूल किए जाने का इरादा है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और कोड में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए में क्या क्या लिखा है, इंडेक्स नंबर लिखा है, बेस ईयर लिखा है, इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर लिखा है, और लास्ट में लिखा है फैमिली इनकम एक्सपेंस मेथड। सामने सूची 2 में क्या क्या है, नॉर्मल, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आर्थिक बैरोमीटर इंटू और एक 100 लिखा है। तो देखिए जो बेस ईयर होता है, अगर आपने इंडेक्स नंबर सॉल्व किया है टॉपिक तो आप जानते हैं इंडेक्स नंबर में जो बेस ईयर जिसका हम चुनाव करते हैं उसे हम 100 मानते हैं। एक ये हमें सिखाया जाता है कि जब आप, सॉरी ये यहाँ से आएगा, ये फर्स्ट वाले से जो इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स इस क्वेश्चन का यूँ है कि जो इंडेक्स नंबर होता है पहली बात तो वो 100 में व्यक्त किए जाते हैं, तो ए आपका मैच होगा 4 से। दूसरी बात है कि जिस बेस ईयर का आप चुनाव करते हैं वो बेस ईयर सामान्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 2010 से लेके 2020 के इंडेक्स नंबर बना रहे हैं तो आप किसी को भी आधार वर्ष ले सकते हैं, पहले को भी, लास्ट को भी, किसी को बीच को भी, लेकिन जिस वर्ष को आप आधार लेते हैं वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए। मतलब उस साल ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोरोना काल, जैसे 2021 वर्ष जो था या जो 2020 वर्ष था, आप उस वर्ष को आधार वर्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कोरोना की वजह से ऊटपटांग स्थितियां उत्पन्न हुई थी। या जैसे मान लीजिए कि पुराने वर्षों में 1965 में, 1971 में युद्ध हुए थे, या कभी किसी वर्ष में हो सकता है अकाल आया हो, या किसी वर्ष में बहुत बड़ी मंदी रही हो, तो ऐसे जो असामान्य वर्ष हैं उनको अपने को बेस नहीं लेना चाहिए। तो इससे पहले मैंने ए का मिलान 100 से कर दिया, इसके बाद मैं बी का मिलान फर्स्ट से कर रहा हूँ। इसके अलावा इंडेक्स नंबर जो होता है, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर होता है, अच्छा अभी भी गड़बड़ हो रही है सर, क्योंकि इसमें इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर सी ऑप्शन दे रखा है। तो फाइनली अब बिल्कुल फाइनल है कि जो सी है उसका मिलान 4 से होगा। थोड़ा मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ। और जो इंडेक्स नंबर है उसको आर्थिक बैरोमीटर माना जाता है। जैसे जो बैरोमीटर होता है वो वायु का दबाव मापता है। आपका जो वायुमंडल है उसमें जो वायु दाब होता है, एयर का प्रेशर होता है, उसको मापने के लिए बैरोमीटर होता है। उसी तरह जो इंडेक्स नंबर होता है वो आपकी इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है। तो अब मैंने थोड़ा चेंज किया, ए का मिलान मैं कर रहा हूँ 3rd के साथ, और फिर एक नेचुरल मिलान हो जाएगा। जो कि ए बी सी आ चुका है तो अब मेरा डी का मिलान होगा, और यहाँ से मेरा 4 1 3 आ चुका है तो डी का मिलान ऑटोमेटिक 2 से जाके हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका जो इंडेक्स नंबर बनाने के लिए एक फैमिली एक्सपेंडिचर मेथड होता है, उसमें अपन फॉर्मूला लेते हैं सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इससे आपका CLI बनता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। तो वो तो इंडेक्स नंबर आपने सीख रखा है, तो सिग्मा आर डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू ये एक फॉर्मूला होता है। इसके बहुत सारे नाम है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, फैमिली इनकम एक्सपेंस मेथड, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो अब अगर मिलान करें तो डी जो है वो 2 से जाके मैच हो रहा है, और डी 2 से जाके यहाँ मैच हो रहा है। इसके अलावा सी मैच हो रहा है 4 से, वो भी इसमें हो रहा है पॉसिबल, जस्ट चेक कर रहे हैं। बी मैच हो रहा है 1 से, यस, और ए मैच हो रहा है 3 से। बिल्कुल ठीक है सर, ये मैच हो गया है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो बी आंसर रहने वाला है। एक बार पीछे देख लीजिए, जो सूचकांक होता है वो आर्थिक बैरोमीटर होता है, आधार वर्ष आपको सामान्य लेना चाहिए, और जो बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स 100 माना जाता है, और पारिवारिक आय व्यय रीति का सूत्र सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू होता है। होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा हमेशा की तरह, और सैम्पल पेपर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। बहुत सारा कंटेंट कॉमर्स पॉइंट ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप कॉमर्स पॉइंट ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।